नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के एमसीक्यूज़, जो कि आपको 8 मार्च का पेपर है, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है। हम 20 क्वेश्चन में से लगभग लगभग 40 क्वेश्चन बनाने के प्रयत्न करेंगे। ठीक है, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हमारा डेली प्रैक्टिस टेस्ट का सेट 1 है। ठीक है, एग्रोनॉमी का। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। कृषि विज्ञान मुख्यतः किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दिए हैं: क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन, प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। किससे संबंधित है बच्चों? किससे संबंधित है बेटा, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। ठीक है, मृद फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन। ठीक है, अब बात करते हैं बी ऑप्शन के बारे में। तो जो बी ऑप्शन है ये किससे संबंधित है भाई? पशुओं से संबंधित है। पशुओं से संबंधित कैसे है भाई? इसमें क्या है, पशुओं के रोगों, ठीक है, और उनकी नस्लों के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है? पादप रोग विज्ञान, हिंदी में समझ में आ रहा होगा भाई, पौधों में होने वाले रोग। ठीक है, पौधों में होने वाले रोग क्या कहलाते हैं भाई? पौधे के रोग कहलाते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं भाई? क्या पढ़ते हैं बेटा इसमें? इसमें क्या पढ़ते हैं हम पादप रोग विज्ञान में? पौधों में जो रोग होते हैं उनका उपचार कैसे किया जाए, उसका इलाज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ते हैं हम? हॉर्टिकल्चर में हम क्या, सब्जियों के बारे में। ठीक है, दूसरा फलों के बारे में। तीसरा क्या है, फूल और मसाले, मतलब सीधी तरीके से गार्डन्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ये किसकी बात कर ली हमने? हॉर्टिकल्चर की। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कृषि विज्ञान किससे संबंधित है या एग्रोनॉमी। तो क्या इसका आंसर? क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो इससे अपन ने लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अपने सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी फसल खरीफ की फसल है? बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है। वीट, गेहूँ, ग्राम, चना, राइस, धान, मस्टर्ड, सरसों। तो खरीफ में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? धान है। ये कौन सी फसल है? रबी सीजन में, मतलब शरद ऋतु में। ये भी कौन सी है? रबी सीजन। और ये भी कौन सी है? रबी। क्या होती हैं भाई ये? खरीफ, रबी, जायद, तीन तीन सीजन होते हैं। तो क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में जानने के लिए देखिए, खरीफ, खरीफ, तो ये क्या होती है भाई? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें क्या, कौन सी फसलें कहलाती हैं? खरीफ की फसलें कहलाती हैं। कौन सी आती हैं? कौन सी आती हैं बेटा? सोयाबीन है, धान है, मक्का है। ठीक है, ये सारी फसलें किस में आती हैं? आपकी खरीफ में आती हैं। एक रबी, एक रबी की फसलें होती हैं आपकी, ये कब बोई जाती हैं आपकी? शरद ऋतु में, शीतकालीन, शरद ऋतु, सर्दियों में। किसमें? सर्दियों में। इसमें कौन सी आती हैं? गेहूँ हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, लहसुन हुआ, अरहर वगैरह सब किसमें? रबी में। इसके अलावा आपकी एक जायद की क्रॉप्स रहती हैं, जायद वाली क्रॉप्स। इसमें मुख्यतः आप सब्जी वाली खेती करते हैं, कद्दू वर्गीय फूल जो रहते हैं ना आपके, इसकी खेती आप इसमें करते हैं। ये कब की जाती है? ग्रीष्म ऋतु में, मतलब
गर्मियों के दिनों में। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ठीक है, ये किसकी बात कर ली हमने? अपने जो 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद, उनके बारे में बात कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? रबी फसलें सामान्यतः कब बोई जाती हैं? कब बोई जाती हैं? अभी जस्ट आपको बताया। कब बोई जाती हैं? जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, फरवरी मार्च, अप्रैल मई। कब होता है? कब होता है बेटा? शरद ऋतु कब आती है? सर्दियों का मौसम कब आता है? अक्टूबर नवंबर में आता है। तो अक्टूबर नवंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जून जुलाई में कौन सी फसल? खरीफ की फसल। कौन सा सीजन? कौन सा सीजन? भाई बरसात ऋतु चलती है ना उस टाइम, तो वो फरवरी मार्च में कुछ नहीं होता। ठीक है। अगर ऑप्शन आ जाता एक आपका मार्च से अप्रैल के बीच में, तो कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं? जायद की क्रॉप्स, जायद वाली फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है। फरवरी मार्च में क्या होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा बताने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त मृदा का पीएच क्या होता है? क्या होता है भाई? क्या होता है? 3.5 टू 4.5, 5.5 टू 7.5, 8.5 टू 9.5, या 9 अबव? क्या होता है? पहली बात तो ये जान लो भाई, खेती करने योग्य वाली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। सिंपल सी बात है। कौन सी प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की, जिसमें अधिक उत्पादकता, अधिक उत्पादन मिलता है, और जो अधिक उत्पादक मृदा होती है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। तो अम्लीय प्रकृति क्या होती है आप जानते होंगे, एक पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल में अगर 7 से नीचे है आपका पीएच मान, तो वो अम्लीय है। 7 से अधिक है तो वो आपकी प्रकृति कौन सी है? क्षारीय प्रकृति है। या फिर 7 पर ही है तो वो आपकी उदासीन प्रकृति होती है। तो देखा जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ज़्यादा अम्लीय भी होना बहुत हानिकारक है। ज़्यादा अम्लीय अगर मृदा हो जाती है तो उस पर कृषि कृषि करना संभव नहीं हो पाता है, बहुत कम उत्पादन मिल पाता है। तो क्या आप ये सोच रहे होंगे भाई 3.5 टू 4.5 अम्लीय प्रकृति? नहीं, इसका आंसर क्या रहेगा सही? 5.5 टू 7.5। ये क्यों क्या होती है? मीडियम फेस की होती है, ना ज़्यादा अम्लीय होती है। ठीक है। ज़्यादा अम्लीय कब रहेगी? एक से लेकर 4 तक, 3 तक। ठीक है। तो ये क्या होती है? 5.5 टू 7.5 फसलों की उपयुक्त मृदा के पीएच मान जो होता है। ठीक है भाई। फसलों के लिए जो मृदा का पीएच मान चाहिए वो कितना कितना चाहिए रहता है? 5.5 टू 7.5। ठीक है। कम होती है तो नहीं कर पाते हैं भाई। एक ये रहता है कि अगर ज़्यादा ही अम्लीय मृदा है, आपकी 5 से नीचे है, तो आपको सुधारक के लिए क्या किया जाएगा भाई? उसका सुधारक क्या होता है? चूना। क्या होता है? चूना। चूना क्या है भाई? मृदा सुधारक है। क्या है? मृदा सुधारक। किसके लिए है? अम्लीय मृदाओं के लिए होता है। किसके लिए? अम्लीय मृदाओं के लिए। और क्षारीय मृदाओं के लिए क्या होता है? क्षारीय मृदाओं के लिए क्या होता है भाई सुधारक? क्या होता है? जिप्सम। क्या होता है भाई? ये एक होता है मृदा सुधारक। ठीक है। अगला क्वेश्चन। फसलों को सबसे अधिक मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ये बात सबको पता होनी चाहिए, आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या होती है बेटा? फसलों को सबसे अधिक मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? चलो समझते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम। किसकी होती है? किसकी होती है बेटा? नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। क्यों डालते हैं हम यूरिया? क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं यूरिया? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। कितनी होती है? 46% होती है। ठीक है। यूरिया इसलिए डालते हैं। क्या होता है यूरिया से? यूरिया से ग्रोथ जल्दी होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हरित खाद से मृदा में मुख्यतः क्या बढ़ता है? हरी खाद क्या होती है?
हरी खाद कैसे तैयार की जाती है, ये भी आप सोच रहे होंगे। क्या होता है भाई हरी खाद में, सबसे पहले जान लेते हैं हरी खाद में क्या होता है। पहले अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, हरी खाद के ऊपर जानते हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा? फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन। बताओ, हरित खाद में मृदा में मुख्यतः क्या बढ़ता है? अगर कोई हरी खाद है, हरी खाद अगर आप डालोगे मृदा में तो क्या बढ़ेगा? कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। और नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है फसलों को, किसके लिए? पौधे की बढ़वार के लिए, वृद्धि के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन बढ़ता है। ठीक है, अब जानते हैं हरी खाद क्या होती है। हरी खाद क्या होती है? हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? आपने दो फसलों के नाम सुने होंगे, एक बरसीम, सनई, ढेंचा। ये आपकी जो फसलें होती हैं, क्या होती हैं? ये पशुओं को चारा खिलाने के लिए काम आती हैं। इससे हम खाद बना सकते हैं। खाद बना खाद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? एक गड्ढा खोदते हैं सबसे पहले। एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें फसल के जो अवशेष रहते हैं उसको गाड़ दिया जाता है। कुछ महीनों बाद जब ये सड़ गल के कुछ नया बन जाता है, तो क्या बन जाता है? वो खाद बन जाता है। उसको मिट्टी में डालते हैं। तो क्या होता है मिट्टी में डालने से भाई? क्या होता है बेटा मिट्टी में डालने से? मिट्टी में डालने से क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? मृदा उत्पादन, सॉरी फसल उत्पादन और मृदा उत्पादक, ये सब कुछ होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी दलहनी फसल है? दलहनी फसल, अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, ये सब होती है ना। तो कौन सी है भाई? मक्का, गेहूँ, मटर, धान। कौन सी होती है? कौन सी होती है भाई? मक्का कौन सी होती है? अनाज वाली फसल। ठीक है, अनाज वाली। ये कौन सी होती है? ये भी अनाज वाली होती है। ठीक है, तो ये पी, मटर। मटर कौन सी होती है? मटर होती है दलहनी फसल। ठीक है, राइस, ये भी अनाज वाली फसल होती है। ठीक है, ये कौन से कुल में आती है भाई? अनाज वाली फसलें कौन से कुल में आती हैं? ग्रेमिनी कुल में। ग्रेमिनी कुल में आती हैं भाई। ठीक है बेटा, ग्रेमिनी कुल में आती हैं। या इसको कौन सा कुल बोलते हैं? एक पोएसी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोएसी। और ये दलहनी फसल, इसका कुल कौन सा होता है? लेग्यूमिनेसी, या लेग्यूम क्रॉप्स बोलती हैं उनको। क्या बोलते हैं? लेग्यूम क्रॉप्स भी बोला जाता है। आकर आपका एक क्वेश्चन उठ जाए कि निम्न में से लेग्यूम फसल कौन सी है, लेग्यूम क्रॉप कौन सी है? ये इंग्लिश में बोलते हैं लेग्यूम, तो कौन सी है? मटर है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कुल में आपकी ये दलहनी फसलें आती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक के बाद एक फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? एक के बाद एक फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? मिश्रित खेती, अंतर फसल, फसल चक्र, एकल खेती। क्या बोलते हैं? एक के बाद एक। डेफिनेशन से समझ लो ना, आप लाइन से समझ लो। एक फसल बो दी, फिर दूसरी बो दी, फिर एक बो दी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या होता है भाई? क्रॉप रोटेशन। रोटेशन, रोटेशन जानते हो ना? घुमाना, हेर फेर कर बोना, हेर फेर कर चलना, क्या होता है? रोटेशन होता है। तो क्या बोलते हैं? एक के बाद एक फसल को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन। चलो ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं। क्या होती है इंटरक्रॉपिंग? क्या होती है मोनोक्रॉपिंग? क्या होती है क्रॉप रोटेशन? क्या होता है मिक्सिंग खेती? क्या होती है भाई मिक्सिंग क्रॉपिंग? क्या होती है? चलो मिक्स क्रॉपिंग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती क्या है? आप जिस चीज़ से बुवाई करते हो, क्या नाम है उसका? सीडर बोलते हैं उसको। ठीक है, उ- उसी में अगर एक ही खेत में, एक ही भूमि पर, ये तो ऐसे लिखते हैं, एक ही भूमि पर
एक समय पर एक साथ, शब्दों को पकड़ना बेटा, एक साथ दो फसलों के, दो फसलों के बीजों को मिलाकर, बीजों को मिलाकर बुवाई कर दी जाती है, बुवाई कर दी जाती है, जिसकी कोई पंक्ति या कतार पैटर्न में नहीं होती। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, जिसकी ना तो कोई पंक्ति होती है, ना कोई कतार होती है, ना कोई रो होती है उसकी, ना कोई लाइन होती है उसकी। ठीक है। आपने अगर गेहूं और सरसों को मिला लिया, गेहूं और सरसों को एक साथ, एक साथ मिलाकर बो दिया, तो क्या होगा? ये आपका खेत है। क्या है? ये आपका खेत है। ये आपकी एक पंक्ति है। इस पे आपने बुवाई की। इसमें गेहूं के दाने भी हैं आपके इसमें, और सरसों के बीज भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है गेहूं का दाना जाए, यहाँ पे हो सकता है सरसों का जाए, यहाँ पे सरसों का जाए, धान का जाए। जो भी आपने बीज मिलाया उसका दाना कहीं भी कोई भी बीज गिर सकता है और साथ में ग्रो कर सकता है। ठीक है। क्या होती है? मिश्रित खेती होती है। ठीक है। अगला देखते हैं हम, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, अंतरा फसल क्या होती है। चलो इन चीज़ों को हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इन चीज़ों को भी हम, फसलों के प्रकार हैं ये, इनको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो इसको तो स्किप करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। मोटा मोटा जान लेते हैं थोड़ा सा। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक के बाद एक फसल बोना। मोनोक्रॉपिंग क्या होती है? मोनोक्रॉपिंग क्या होती है? एक ही सीजन में एक फसल बोना, क्या होती है? मोनोक्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, छिड़काव विधि से बुवाई तक किस फसल में की जाती है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? ऐसा नहीं बने, छिड़काव विधि से बुवाई तक किस फसल में की जाती है, नहीं। क्वेश्चन कैसा बनना था? छिड़काव विधि से किस फसल की बुवाई की जाती है। ठीक। क्या क्वेश्चन है? छिड़काव विधि से बुवाई अधिकतर किस फसल में की जाती है? फसल में थोड़ी ना करना है हमको, भूमि पर करना है ना। तो क्या क्वेश्चन क्या बनेगा? छिड़काव विधि से बुवाई किस फसल, किस बीज की जाती है, किस फसल की जाती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? वीट, धान, मक्का, कपास। आप सोच रहे हो सारे कर सकते हैं, अधिकतर पूछा है ना। अधिकतर क्या होता है? गेहूँ डाल दो खेत में, कहीं भी डाल दो, कैसे डाल दो, पानी चला दो आप, जमीन में चला जाएगा बीज, जर्मिनेट हो जाएगा आपका आसानी से, रिस्क भी नहीं है कुछ भी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। तो ये तो आपको बता ही दिया मैंने, ये अनाज वाली फसल, ये भी अनाज वाली, ये अनाज वाली, ये और आपकी ये कौन सी होती है? आपकी व्यावसायिक फसल होती है, कॉटन, जिससे आप लगा करके, रेशे बना करके, बेच करके आप कुछ भी कर सकते हो। ये व्यावसायिक फसलें होती हैं आपकी। ठीक है। नकदी फसल बोलते हैं इनको। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सिंचाई विधि सबसे अधिक जल बचाती है? बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर फसल में पूछा जाता है। हर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन लेवल के हुए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुए, हर जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। किससे? इरिगेशन से। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन क्या होता है? कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं, कृत्रिम रूप से। ठीक है। प्राकृतिक रूप से क्या होती है? वर्षा होती है। और जो हम कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से जो हम देते हैं पानी, उसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं उसे? हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या आएगा इसमें? फ्लड इरिगेशन, फोरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? टपक सिंचाई विधि। टपक सिंचाई कितना? 70 से 80% जल हम इसमें बचा सकते हैं। कितना? 70 से 80% जल इसमें कितना बचा सकते हैं? इसमें 60 से 70%। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिंचाई को भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत अच्छे टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। मज़ा बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको इरिगेशन पढ़ने में। छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, पर अच्छा टॉपिक है और समझ में बहुत अच्छा आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? कि हाँ, सिंचाई मतलब सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था क्या? पानी देने की अवस्था। पानी देने की अवस्था कौन सी होती है? फसलों को, गेहूं की फसल को अधिकतर 6 पानी की आवश्यकता होती है। एक जर्मिनेशन टाइम होती है, एक फ्लावरिंग के टाइम, ठीक है, एक क्राउन रूट के टाइम, एक मैच्योरिटी के टाइम और एक टिल्टरिंग के टाइम, ठीक है। अच्छा, लेकिन जहाँ पानी की बिल्कुल आवश्यकता होती है वो कौन सी स्टेज होती है? वो होती है आपकी क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट, यहाँ पे इस ये अगर अवस्था अगर गेहूं की चल रही है तो आपको पानी देना या पानी पिलाना, जो भी आप बोलते हो, वो बहुत नेसेसरी होता है। क्यों? ये बहुत इनिशिएट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, फूल बनते हैं। उस टाइम पानी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो फूल को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है? किस में होती है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक? यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी? किस में होती है? सिंपल सी बात है, यूरिया में। शुरू में बताया था आपको मैंने, यूरिया में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है, ठीक है बेटा। कितना रहता है? 46% नाइट्रोजन रहता है। कितना रहता है? 46% नाइट्रोजन रहता है। जब गेहूं के उदाहरण ले लेते हैं, जब गेहूं 25 से 30 दिन का हो जाता है तब हम उसमें यूरिया डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि जिससे पौधा जल्दी ग्रोथ करे, जल्दी बढ़वार हो पौधे की, ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाला जाता है। और उसमें क्या होता है, चलो आगे पढ़ेंगे उसको। डीएपी, डीएपी, डीएपी कब कब डालते हैं हम? बीजों के साथ, जब बुआई करते हैं उसी टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में? क्या होता है? फॉस्फोरस। ये कितना होता है? ये होता है आपका 46%। और इसमें नाइट्रोजन कितना होता है आपका? ओनली 18%। कितना होता है? 18% आपका नाइट्रोजन इसमें होता है, ठीक है। एक एसएसपी होता है, एक एमओपी होता है। सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें पोटास की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 60%। ये भी फसलों को देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं आमतौर पे, बस हम चले जाते हैं यूरिया और डीएपी पर। किस पे? यूरिया और डीएपी, बस ख़त्म। लेकिन पौधों को तो भाई जो 17 पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है ना। वो किससे मिलती हैं आपको? वो मिलती हैं आपको गोबर की खाद से। किससे मिलते हैं? गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खरपतवार सबसे अधिक नुकसान कब करते हैं? कब करते हैं? चलो ऑप्शन से समझते हैं। अर्ली ग्रोथ स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज, हार्वेस्टिंग स्टेज। खरपतवार उगते कब हैं? पहली बात, जब हम फसल में पहला पानी देते हैं। मान लो हमने फसल की बुवाई कर दी, हमने फसल की बुवाई कर दी, ठीक है। फिर हम पानी देते हैं उससे 10 से 12 दिनों में। साथ के साथ में क्या होते हैं, हम तो बेटा क्या फसल में पानी दे रहे थे, लेकिन साथ के साथ में अन्य फसलें उग जाती हैं, या कुछ चारा वगैरह जिसे कहते हैं वो उग जाता है। वो क्या करता है, जो अपनी जो मुख्य फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाता है वो खरपतवार। क्या होता है उससे, असर क्या पड़ेगा? हो सकता है कि अपना उत्पादन ना हो, बहुत कम उत्पादन हो। क्यों होगा? जब वो फसल को दबा देगा और खुद दूसरा अन्य फसल अपनी ऊपर आ जाएगी, तो जो अपन ने मुख्य फसल जो बोई है, क्या उसमें अपन को उत्पादन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? वो फसल आपके नीचे दब जाएगी और उसको, उसके जो पोषक तत्व है, उस पौधे को जो मिलना चाहिए, वो पोषक तत्व किसको मिल जाते हैं? खरपतवार को मिल जाते हैं। खरपतवार क्या होते हैं बेटा? खरपतवार क्या होते हैं? अनचाहे स्थान पर, अनचाहे समय पर
अन्य बीजों का या अन्य पौधों का उगना क्या कहलाता है? खरपतवार कहलाता है। ठीक है। आपने गेहूं बोया, आपकी मक्का की फसल उसमें उग गई, आपकी मक्का ग्रो कर गई, इधर से आपका क्या, गेहूं आपका इतना से रह गया और मक्का आपकी इतनी सी हो गई। तो क्या होगा, जो पोषक तत्व, जो जिसकी गहरी जड़ें जाएंगी, जो ज़्यादा बढ़ेगा उसको पोषक तत्व ज़्यादा मिलेगा ना। इस पौधे को मान कर चलो, ये आपका एक गेहूं का पौधा है, ठीक है, और ये आपका मक्के का पौधा है, ठीक है। अब ये हुआ क्या, ये लंबा बढ़ गया, इसकी जड़ें जड़ें क्या गहरी चली गई, और ये इतना से रह गया आपका, इतना स्टेज पे, ठीक है, और ये इतना सा नीचे से। अब ये पोषक तत्व नीचे से जो मिलेंगे, जो किसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे। अब ये क्या करेगा, और वृद्धि करेगा अपनी, और वृद्धि करेगा, तो मतलब इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको इसकी अपेक्षा बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये ग्रो करता जाएगा और ये हमारा ये पौधा जो है वो वहीं जाकर नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सी स्टेज रहती है, प्रारंभिक अवस्था। क्या करते हैं वो, इसमें हम फिर केमिकल का यूज़ करते हैं। कब, 30 से 35 दिन की फसल हो जाती है, तब इसमें केमिकल डालने लग जाते हैं, ठीक है। तो कौन सी अवस्था रहती है, अर्ली ग्रोथ स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में जब फसल उगना चालू करती है, साथ के साथ में ये भी उगना चालू कर देते हैं आपके, तो इनको नष्ट करने के लिए हम केमिकल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरपतवार प्रबंधन के विज्ञान को क्या कहते हैं? अभी बस जस्ट बताया, क्या कहते हैं, खरपतवार विज्ञान कहते हैं, सिंपल सी बात है। वीड साइंस, इसको क्या बोलते हैं, खरपतवार विज्ञान, खरपतवार विज्ञान। चलो साथ के साथ में इनको भी देख लेते हैं। एग्रोनॉमी क्या होता है, सस्य विज्ञान, इसमें क्या करते हैं हम, फसलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। एंटोमोलॉजी, इसमें क्या करते हैं हम, कीटों का अध्ययन करते हैं। अब ये कीट क्या होते हैं, आप पूछोगे, कीट क्या होते हैं, कीट क्या होते हैं, कीट होते हैं बेटा, कीट क्या होते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाए वो कीट होते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी, ये क्या होता है, रोग, रोग विज्ञान, इसे क्या बोलते हैं, रोग विज्ञान। फसलों में रोग लग जाए तो आपको फिर हानि हो जाए, आपकी फसलों में कीड़े लग जाएं तो आपको हानि हो जाए, रोग लग जाए तो हानि हो जाए आपको, खरपतवार अगर उग जाए तो आपको हानि हो जाए। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके फसल के लिए नेगेटिव असर डालने वाले कुछ अपवाद हैं। अगर आपकी फसल में कीड़ा लग गया तो वो आपको फसल को नष्ट करके ही रहेगा, पौधे में लग गया पौधा नष्ट हो जाएगा, कोई रोग लग गया फसल में तो वो नष्ट होनी है आपकी फसल, नष्ट पूरी तरीके से नहीं होती, लेकिन जहाँ आपको एवरेज मिलना चाहिए वो आपका एवरेज नहीं बन पाएगा, जो आपका उत्पादन होना चाहिए वो आपका उत्पादन नहीं होगा। खरपतवार अगर उग जाते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो आपकी फसल को उत्पादन को घटा देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, सब क्या घटा, सब ये घटाने का काम करते हैं, किसको, फसल की उत्पादन क्षमता को घटाने का काम करते हैं। साथ के साथ में मृदा की उर्वरता और मृदा की उत्पादकता क्षमता को भी घटा देते हैं ये। जिससे क्या होगा, जब आप कोई भी अगली फसल बोओगे तो उस टाइम जो आपको समस्या आएगी, कौन सी समस्या आएगी, आपको पोषक तत्व जो मिलने चाहिए वो पोषक तत्व तो आपके पहले ही यूज हो चुके हैं ना, तो वो अगले फसल को कैसे मिल पाएंगे, तो इनको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी फसल में खड़ा पानी आवश्यकता होता है, खड़े पानी की आवश्यकता कौन सी फसल में होती है, व्हीट, राइस, बार्ले, ग्राम, किस में होती है, किस में होती है बेटा, धान में होती है ना। उसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है, उसमें पानी बिल्कुल खड़े रहना ही चाहिए, पानी उसमें पड़े रहना ही चाहिए। अगर आपने धान लगाई है खेत में, तो आपका खेत एक तालाब जैसा करे, बिल्कुल गहरा भी नहीं, थोड़ा सा आपका ढाल वाला होना चाहिए, जिससे कि उसमें पानी भरा रहे और धान बढ़ती रहे। धान में बहुत बहुत पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलेगा हर कंपटीशन में, यही क्वेश्चन नहीं, इनसे बढ़ने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, FYM, कंपोस्ट,
रासायनिक उर्वरक, ग्रीन मेन्यूर क्या बोलते हैं, बायो फार्म यार्ड मेन्यूर, कंपोस्ट क्या खाद होती है आपकी एक, ठीक है। एक आपके रासायनिक उर्वरक और एक आपकी हरी खाद होती है, ठीक है। हरी खाद के बारे में बता दिया। रासायनिक उर्वरक जैविक खाद से संबंधित नहीं है। कौन से उर्वरक? रासायनिक उर्वरक जिस केमिकल के जिसमें यूज़ करते हैं ना हम, वो जैविक खेती से संबंध बिल्कुल नहीं रखते हैं। ये क्या होती है? गोबर की खाद होती है, केंचुए खाद होती है आपकी। ये क्या होती है भाई? ये होती है बेटा बरसिम, इसकी खाद होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती को समझ लेते हैं। बिना रसायन के खेती करना जैविक खेती कहलाती है। गोबर की खाद डालना, कंपोस्ट डालना, वर्मी कंपोस्ट डालना क्या कहलाती है? जैविक खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा नमी संरक्षण के लिए कौन सी जुताई की जाती है? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। विच टिलेज प्रैक्टिस इज यूज टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर? मृदा नमी के लिए कौन सी जुताई की जाती है? पहली बात तो हम ये जान लेते हैं जुताई क्या होती है। टिलेज जैसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, टिलेज क्या होती है भाई? टिलेज बेटा क्या होती है बेटा? टिलेज, टिलेज किसे कहते हैं हम? मृदा को, चलो समझते हैं चीज़ को, बहुत अच्छे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मृदा को पलटना, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देंगे, मृदा को पलटना क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। इसके भी तीन भाग होते हैं बेटा। क्या होता है? पहला प्राइमरी टिलेज होता है, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा होता है? सेकेंडरी टिलेज होता है, सेकेंडरी। और तीसरा आपका कौन सा होता है? जीरो टिलेज होता है, ठीक है। ये कब की जाती है? बुवाई से पहले, बुवाई से पहले जो पुराने फसल के आपके अवशेष होते हैं ना, उनको दबाने के लिए की जाती है बुवाई से पहले। या फिर जो लगे रह जाते हैं उनको उखाड़ने के लिए की जाती है, ठीक है। बुवाई से पहले, ठीक है। ये सेकेंडरी, ये भी बुवाई से पहले की जाती है। क्यों की जाती है सेकेंडरी? अवशेषों को भूमि में मिलाने के लिए, अवशेषों को भूमि में मिलाने के लिए। क्या होता है इससे? इससे अवशेष नीचे चले जाते हैं, साथ के साथ में जो नीचे की मृदा है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। जीरो टिलेज क्या होता है? जीरो टिलेज क्या होता है? ऊपर लिखी हुई लाइन, मृदा में नमी लाने के लिए, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको दूसरी भाषा में। यहाँ हमने बुवाई की बात की है, तो उसको हम एक बात, एक लैंग्वेज में और समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं इसको? कि भाई हमने कोई जुताई या टिलेज प्रक्रिया इसमें की नहीं, डायरेक्ट हमने बुवाई कर दी, डायरेक्ट बुवाई कर दी, डायरेक्ट बुवाई कर दी बीज की। क्या कहलाता है? जीरो टिलेज। सिंपल सी बात है। जीरो मतलब शून्य, शून्य मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है। आपने फसल, एक फसल काटी, दूसरी बार आपने दूसरी फसल ऐसे ही बिना टिलेज बिना जुताई के बो दी। क्या रहता है? ये जीरो टिलेज रहता है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? वो आएगा आपका जीरो टिलेज। क्या आएगा बेटा? जीरो टिलेज। किस लिए? मृदा नमी संरक्षण के लिए। इससे क्या होता है, मृदा में जो नमी रहती है वो उसमें बनी रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। अगला हम पढ़ लेते हैं, डीप टिलेज होता है गहरी जुताई करना, ठीक है। समर प्लॉगिंग क्या होती है भाई? हाँ, हल से जुताई करना,
ठीक है, पडलिंग की जाती है, मिट्टी को पलटा जाता है, मिट्टी को उल्टा एरो चलाया जाता है, मिट्टी को क्या किया जाता है, पडलिंग में क्या होता है, जो ढलान वाली होती है जो फिर मृदा को समतल करने का काम करता है पडलिंग से, ठीक है, मृदा को समतल, ठीक है। चलो, समझ में आ गया होगा आपको। ये हम और डिटेल से पढ़ेंगे आगे, बहुत आएंगे इसके ऊपर अपन क्वेश्चन ले लेंगे, एक टिलेज के ऊपर, एक टिलेज के ऊपर प्रैक्टिस शीट बनाएंगे पूरी, एक इरिगेशन के ऊपर बनाएंगे, एक आप फर्टिलाइजर के ऊपर पूरी बनाएंगे, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन, जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? द मेन पर्पज ऑफ प्लोगिंग इज, क्या होता है? वीड कंट्रोल करना, बिल्कुल, बिल्कुल सही है बेटा। मृदा वातन, सॉइल एरेशन, क्या होता है? मृदा में नमी बनाए रखना, मृदा में पोषक तत्वों को बनाए रखना, जिसे मृदा वातन कहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है? सीड बेड प्रिपरेशन, बीज से तैयार करना। तो ये तीनों होते हैं ना। अगर आप मृदा में, मिट्टी में जुताई कर रहे हो तो आपके खरपतवार भी नष्ट होंगे साथ के साथ में, ठीक है। मृदा नमी बनी रहेगी आपकी, बताया आपको अभी, ठीक है। साथ के साथ में आपका क्या होगा? बीज सैया तैयार होगी, नर्सरी जैसे बोलते हैं हम, ठीक है, जिससे हम आसानी से बुवाई कर पाएँ। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है बेटा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल जल भराव के प्रति संवेदनशील है? बताओ बेटा, इसका आंसर क्या होगा ना, क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल आंसर है, धान, जूट, गेहूँ, गन्ना। इसका मोस्टली बच्चे आंसर क्या देंगे? धान। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? वीट, गेहूँ। जल भराव के प्रति, भाई इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जल भरे रहना बहुत आवश्यक है। आवश्यक मतलब बहुत नेसेसरी है, चाहिए इसको। तो हम इसको बोलेंगे संवेदनशील है, चाहिए इसको। वैसे भी इसको संवेदनशील कैसे बोल सकते हैं हम? अगर जूट में ज़्यादा पानी अगर भरा रहा लंबे टाइम तक तो ख़राब, जर्मिनेट भी नहीं हो पाएगा। जर्मिनेट हो भी गया तो आपका जो जूट है, जो पौधा है, वो गल जाएगा। तीसरा आपका गेहूँ, ये राइट आंसर। ज़्यादा पानी भी अगर उसमें दे दिया, छः पानी में से आवश्यकता होती है, पानी तो उसमें चाहिए ही, नमी तो उसमें गेहूँ को चाहिए ही परमानेंट। हर आप 15 दिन में आप सिंचाई करते हो गेहूँ की। तो मतलब संवेदनशील कौन सा होगा? गेहूँ आपका। गन्ना, गन्ना तो आपकी बहुवर्षीय फसल में माना जाता है, कभी बो दो इसको, इसको तो नमी मिल भी जाए नहीं भी मिले पर अपनी ग्रोथ वो कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा होती है? ये क्रॉप होती है आपकी नकदी क्रॉप, ये व्यवसायिक क्रॉप बोलते हैं, नकदी फसल बोलते हैं इसको। एक नकदी फसल आपकी कौन सी थी? एक नकदी फसल आपकी ये भी है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। नकदी फसल बोलते हैं या व्यवसायिक क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रति इकाई क्षेत्र में फसल उत्पादन को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र में मतलब, प्रति इकाई क्षेत्र मतलब, प्रति इकाई क्षेत्र मतलब क्या होता है? आप ना सुने होंगे हेक्टेयर। एक हेक्टेयर क्षेत्र में, एक हेक्टेयर क्षेत्र में फसल उत्पादन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फसल उत्पादन को? प्रोडक्टिविटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, हार्वेस्ट इंडेक्स, बायोमास, क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज राइट आंसर, उत्पादकता। प्रति इकाई क्षेत्र में फसल उत्पादन को, एक हेक्टेयर में जो भी आपका उत्पादन हो रहा है उसे किस क्या नाम दिया जाएगा? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी नाम दिया जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। ये हमारे 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारी क्लास ली। तो क्या जो भी पढ़ा हमने, इसको एक बार आप दोबारा बिल्कुल पढ़ना, रिवाइज करना, इनके ऑप्शंस को सॉल्व करना। हर चीज़ आपको इसमें नई नज़र आएगी। जब भी आप 3 बार भी पढ़ोगे, 4 बार भी पढ़ोगे, एक बार भी पढ़ोगे, 10 बार भी पढ़ोगे, तब आपको इस पीडीएफ में या फिर किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हो तो हर बार, हर समय एक ना एक नई चीज़ आती है आपके सामने। तो मेरा कहना यही है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं,
परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए ये, हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके हर बार आते ही हैं। ठीक है बेटा, हर बार 2 क्वेश्चन आपके आते ही हैं। किस किस से आते हैं? एक तो आपके आते हैं इरिगेशन से, इरिगेशन। दूसरा आपका किससे आते हैं? वीड से आते हैं। जो हमने आज पढ़ा उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। चलो अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा, आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो पहला क्या आपका? सिंचाई, क्या बोलते हैं इसको? इरिगेशन। दूसरा आपका खरपतवार। तीसरा आपका उर्वरक। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो हैं आपके बिल्कुल पूछे जाएंगे, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलो। ये हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एमसीक्यू हो गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आज सॉल्व किए, इनको ज़रूर पढ़ें एक बार। ठीक है, और इसके आंसर की मैं आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर। ठीक है बेटा, चलो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कुछ तड़कते भड़कते कुछ और नए क्वेश्चंस लाते हैं, और उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और उनसे भी हम आज की तरह ही जो क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाए हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।